गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, पादतल संबंध। इसमें हमने विसरण पढ़ चुके थे और हम परासरण की परिभाषा के बारे में भी देख चुके थे। हमने परासरण का प्रायोगिक प्रदर्शन भी पढ़ लिया था। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है परासरण के प्रकार। तो परासरण के प्रकार पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि परासरण क्या होता है और हमने किस प्रकार परासरण का प्रायोगिक प्रदर्शन किया था। तो परासरण के प्रकार से पहले हम देखते हैं परासरण की परिभाषा। तो हमने लास्ट वीडियो में परासरण की परिभाषा देखी थी। हमने इसमें देखा था कि अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से विलायक का यानी कि जल का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। तो क्या जरूरी थी इसमें? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से जल का यानी कि विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। और हम ये भी बात कर चुके थे कि परासरण क्या है? एक प्रकार का विसरण है। फिर हमने परासरण का प्रायोगिक प्रदर्शन किया था। परासरण को हमने प्रयोग के द्वारा दर्शाया था। किस तरीके से हम परासरण को समझा सकते हैं, इसके लिए हमने थिसाइल कीप की सहायता ली थी और थिसाइल कीप को उल्टा करके इसके अंदर चाशनी भर दिया, पानी में रखा तो पानी से भरे बीकर में रख दिया तो जल बीकर से कहाँ आने लग गया? आपकी कीप में आने लग गया और कीप का जल स्तर क्या हो गया? बढ़ गया। आज हम पढ़ेंगे क्या? परासरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। अब देखिए, परासरण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है अंतः परासरण और दूसरा होता है सेकंड क्या है? बहिःपरासरण। परासरण दो प्रकार का होता है। पहला है अंतः परासरण और दूसरा क्या है? बहिःपरासरण। अंतः परासरण को इंग्लिश में बोलते हैं हम एंडो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस जबकि जो बहिःपरासरण इसे क्या बोलते हैं हम? एक्सोऑस्मोसिस। क्लियर हुआ? अब अंतः और बहिःपरासरण की परिभाषा जानने के लिए हमें समपरासरी विलयन, अल्पपरासरी विलयन और साथ ही साथ अति परासरी विलयन के बारे में पता होना आवश्यक है। देखिए, यदि हम विलेय और विलायक की मात्रा की तुलना किससे करें हम, यानी कि यदि किसी विलयन की तुलना हम कोशिका के सापेक्ष करते हैं तो तीन प्रकार से विलयन हमें मिल सकता है। एक तो होता है समपरासरी विलयन, एक होता है अल्पपरासरी विलयन और एक होता है अतिपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन का मतलब क्या हो गया आपका? देखिए, समपरासरी विलयन क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अल्पपरासरी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और अतिपरासरी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। समपरासरी किसके सापेक्ष तुलना कर रहे हैं हम तीनों की? कोशिका के अंदर जो आपका प्लाज्मा है या कोशिका के अंदर जो प्लाज्मा द्रव है उससे तुलना कर रहे हैं हम किसकी? विलयन की। तो समपरासरी विलयन क्या कह रहा है? यदि किसी विलयन में विलय होगा, साथ ही साथ विलायक होगा। क्लियर है? यदि हम विलयन की बात करते हैं तो विलेय और विलायक मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं? विलयन का। ठीक है। अब इस विलयन में यदि विलेय की मात्रा ज्यादा हो गई तो कैसा हो जाएगा आपका विलयन? सांद्र विलयन। और यदि विलेय की मात्रा कम हो गई तो कैसा हो जाएगा वो? कम सांद्र विलयन, तनु विलयन। अब यदि हम करें समपरासरी विलयन की बात तो ऐसा विलयन क्या कह रहा है? समपरासरी विलयन ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता के समान हो। कोशिका रस की सांद्रता के समान हो। उसे क्या कह देंगे?
समपराशरी विलयन। क्या कहेंगे उसे? समपराशरी विलयन कहते हैं। हमने क्या बात की? हमने एक विलयन लिया, उस विलयन में क्या होगा, विलेय की सांद्रता और विलायक की सांद्रता का अनुपात उतना ही था जितना किसमें है, कोशिका रस में है। यानी कि जो इसकी विलयन की जो सांद्रता है वो किसकी सांद्रता के बराबर हो गई, कोशिका रस की सांद्रता के समान हो गई। सम का मतलब क्या हो गया, समान। परासरण का मतलब क्या है, परासरणीय सांद्रता, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे इसे इंग्लिश में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा किसके बराबर हो जाएगी, आपकी कोशिका रस में जो विलेय की मात्रा है उसके बराबर हो जाएगी। यानी कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता किसके बराबर है, कोशिका रस की सांद्रता के समान है। अब हम बात करते हैं दूसरा अल्पपराशरी विलयन, जिसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है, अल्पपराशरी विलयन। अल्पपराशरी विलयन कह रहा है, अल्प का मतलब क्या हो गया, कम। अल्प का मतलब क्या है, कम। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम हो। किससे कम हो, कोशिका रस की सांद्रता से कम हो, क्या कहलाएगा, अल्पपराशरी विलयन। देखिए हम बात कर रहे थे अल्पपराशरी विलयन की, क्या कहा इसने, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम हो। देखिए हम जानते हैं कोशिका रस में क्या हो गया, आपका 90% वाटर होता है हमारा, बाकी में सब क्या है, विलेय पदार्थ है। तो उसी के अनुपात में यदि हम बात करें तो जो विलेय पदार्थों की मात्रा यहाँ पे क्या है, कम हो, और जल की मात्रा क्या हो, इसमें ज्यादा हो। ठीक है, कैसा विलयन होता है ये, तनु विलयन। कैसा विलयन होता है, तनु डायलोट। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, आपकी विलायक की मात्रा क्या है, इसके पास ज्यादा है। विलायक क्या हो जाएगा, इसके पास ज्यादा हो जाएगा, और विलेय की मात्रा क्या हो जाएगी, इसके पास कम। यानी कि इस प्रकार के विलयन में जल की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक होती है, जबकि विलेय की मात्रा क्या होती है, कम होती है। अगली हम बात करते हैं अतिपराशरी विलयन। अतिपराशरी विलयन का मतलब क्या हो गया, देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या कह रहा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखिए अतिपराशरी विलयन, अति का मतलब क्या हो गया, अधिक। यानी कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से क्या हो, अधिक हो। कोशिका रस की सांद्रता से अधिक हो। हम बात करते हैं अतिपराशरी विलयन की। अतिपराशरी विलयन क्या कह रहा है, अति का मतलब क्या है, अधिक। अति का मतलब क्या हो गया, अधिक। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से क्या हो, अधिक हो। यानी कि ये कैसा विलयन होता है, आपका सांद्र विलयन। कैसा विलयन है ये, सांद्र विलयन। इस सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा क्या होती है, तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। किसकी तुलना से करेंगे हम, विलायक से। विलेय की तुलना तुलनात्मक रूप से अधिक हो, विलेय की सांद्रता तुलनात्मक रूप से अधिक होगी, किसके रेस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष, कोशिका रस के सापेक्ष क्या होगी, इसकी मात्रा अधिक होगी। अब हम देखते हैं यदि हम एक कोशिका को समपराशरी विलयन में रखें, या अल्पपराशरी विलयन में रखें, या अतिपराशरी विलयन में रखें, तो इसके ऊपर क्या प्रभाव होता है। अब हम बात कर रहे थे, यदि हम देखते हैं यदि किसी कोशिका को हम क्या करते हैं, समपराशरी विलयन में रखते हैं, या अल्पपराशरी विलयन में रखते हैं, या अतिपराशरी विलयन में रखते हैं, तो उसमें क्या परिवर्तन होते हैं। तो देखते हैं, देखिए हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, तीनों ही कंडीशन में हम बीकर लेके चलते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो बीकर है, इस बीकर में कैसा विलयन भरा हुआ है, समपराशरी विलयन। कैसा विलयन रखा हुआ है यहाँ पे, समपराशरी। समपराशरी विलयन। इसमें कैसा रखा हुआ है,
इस बीकर में कैसा रखा हुआ है विलयन? अल्प परासरी विलयन। और इस तीसरे बीकर में हमने कैसा विलयन रख दिया? अति परासरी विलयन। देखिए, परासरण के प्रकार जानने के लिए हमें इन विलयन के बारे में जानना आवश्यक है। हमने बीकर लिया, एक में हमने समपरासरी विलयन रखा, दूसरे में हमने अल्प परासरी रखा और तीसरे में हमने क्या रखा? अति परासरी विलयन रखा। अब इसके अंदर हमने क्या कर दी? कोशिका रख दी। क्लियर है? यहाँ पे आपने क्या रख दी? कोशिका। आप कोशिका की जगह आप सोच सकते हैं, आप अंगूर रख सकते हैं या आप किशमिश रख सकते हैं। ठीक है, अब वो भी आपके कोशिका के समान ही बिहेव करेगा कि कोशिकीय तंत्र यानी कि एक जीवित तंत्र के समान क्या कर रहा है? वो व्यवहार कर रहा है। ठीक है, अब चलो हम किशमिश लेकर के या हम अंगूर लेके बात कर लेते हैं। हम किशमिश लेके बात करते हैं। ठीक है, हमने किशमिश ली, उस किशमिश को हमने क्या करा? समपरासरी विलयन में रख दिया, यानी कि बाहर भी जल की मात्रा उतनी ही है जितनी अंदर है। अरे बाहर विलायक की मात्रा भी क्या है? सम। सम का मतलब क्या है? समान। तो बाहर इसमें विलेय की और विलायक की जो मात्रा है वो अंदर विलेय और विलायक की मात्रा के बराबर है। अब परासरण क्या कह रहा था? परासरण कह रहा था कि जल कहाँ जाएगा? अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। जल कहाँ जाता है? अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, और वो भी किसकी सहायता से? अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से। यहाँ पे भी जल की मात्रा और अंदर जल की मात्रा क्या है? इसमें समान है। तो क्या जल कहीं गति करेगा? नहीं, जल कहीं गति नहीं करेगा। ना तो इसके अंदर जाएगा, ना ही इससे बाहर आएगा। तो यहाँ पे जल की गति नहीं होती है। यदि आप किसी कोशिका को समपरासरी विलयन में रखते हैं तो वह परासरण की क्रियाविधि का प्रदर्शन नहीं करता। क्लियर है? यहाँ पे परासरण होगा, यहाँ पे परासरण नहीं होगा। क्लियर है? अब देखते हैं अल्प परासरी विलयन। अल्प परासरी विलयन क्या कह रहा है? जिसमें कोशिका रस की सांद्रता से कम हो। विलयन की सांद्रता क्या है? कोशिका रस की सांद्रता से कम हो, यानी कि ऐसे विलयन में क्या होती है? आपकी विलायक की मात्रा क्या होती है? यानी कि जल की मात्रा क्या है? ज्यादा। अल्प परासरी विलयन है, यहाँ पे जल क्या है? तुलनात्मक रूप से ज्यादा। किसकी तुलना में? कोशिका की तुलना में। और कोशिका में जल क्या है? कम। बाहर जल की मात्रा ज्यादा है और कोशिका में जल की मात्रा क्या है? कम है। तो उस प्रक्रिया में क्या होगा? देखिए, जब आप किसी कोशिका को अल्प परासरी, जब आप किसी कोशिका को, ये आपकी कोशिका है, जब आप किसी कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखते हैं, देखो बाहर जल की मात्रा ज्यादा, अंदर जल की मात्रा क्या हो गई? कम। तो बाहर से जल कहाँ जाने लगेगा? आपकी कोशिका के अंदर जाना लगेगा, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाने लगेगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगी? आपकी परासरण की क्रियाविधि संपन्न होगी। लेकिन जल कहाँ जा रहा है? आपका कोशिका के अंदर। तो इसे क्या बोल दिया हमने? अंतः परासरण। क्लियर हो गया? यदि हम किसी कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखते हैं, देखिए किस में रखा हमने? अल्प परासरी विलयन में। जब हम किसी कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखते हैं तो जल के अणु अल्प परासरी विलयन से कहाँ जाने लगेंगे? कोशिका में प्रवेश करने लगते हैं। इस क्रिया को क्या बोल दिया हमने? अंतः परासरण। क्लियर हो गया? दोबारा देख लो एक बार और, कि जब किसी कोशिका को हम अल्प परासरी विलयन में रखते हैं तो अल्प परासरी विलयन से जल कहाँ प्रवेश करने लगेगा? कोशिका में प्रवेश करने लगेगा। तो अंतः परासरण में क्या होगी? जल की गति कहाँ होगी? जल की गति कोशिका में। कहाँ होगी? कोशिका में या कोशिका के अंदर। यहाँ पे जल की गति कहाँ हो गई? कोशिका के अंदर जल का प्रवेश होने लगता है। अब हम बात करते हैं अति परासरी विलयन। अति परासरी विलयन में हम क्या कह रहे हैं? सांद्र विलयन होता है, विलेय की मात्रा अधिक होती है, यानी कि क्या होती है? यहाँ पे विलायक की मात्रा कम होती है। हम पढ़ चुके थे ये। अब यहाँ पे क्या होगा? देखिए, अति परासरी विलयन में बाहर जो जल है उसकी मात्रा क्या है? कम। अंदर जो जल है उसकी मात्रा क्या है? ज्यादा। तो अंदर से पानी जल कहाँ जाने लगेगा? आपके विलयन में जाने लगेगा, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाने लगेगा। यानी कि क्या हुआ? यहाँ पे जो जल था, जल की गति क्या हुई? आपकी जल की गति क्या हुई? कोशिका से बाहर निकल रहा है जल। जल क्या कर रहा है? कोशिका से बाहर निकल रहा है। जब कोशिका से जल बाहर निकल रहा है तो इसे हमने क्या बोल दिया? बहिः परासरण।
क्या बोल दिया इसे? बही परासरण। तो हमने देखा यदि आप किसी कोशिका को समपराशरी विलयन में रखते हैं तो जल न तो अंदर प्रवेश करेगा और न ही बाहर निकलेगा, यानी कि यहाँ पे परासरण की क्रियाविधि संपन्न नहीं होती। दूसरा, यदि हम किसी कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं तो बाहर विलयन से जल कहाँ जाने लगेगा? अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यानी कि बाहर विलयन से कहाँ जाने लगेगा? कोशिका में जल जाने लगेगा। इसे क्या बोल दिया हमने? अंतः परासरण। और जब किसी कोशिका को हम क्या कर रहे हैं? अति पराशरी विलयन में रख रहे हैं तो क्या होगा? कोशिका से जल कहाँ निकलने लगेगा? बाहर की तरफ निकलने लगेगा। और जल की जो गति है कोशिका से बाहर की तरफ, इसे हमने क्या बोल दिया है? बही परासरण हमने बोल दिया है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि अंतः परासरण से या बही परासरण से कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखते हैं। देखिए, हम इसे लेके चलते हैं। जो कोशिका है इसको हमने ले लिया। जो आपको अच्छा लगे, आप चाहो तो अंगूर ले लीजिए और चाहो तो क्या ले लीजिए? किशमिश ले लीजिए, आपको जो एग्जाम्पल अच्छा लगे। अब देखिए, अल्प पराशरी विलयन है, यानी कि क्या हुआ? बाहर जो आपके पास विलयन है उसमें विलय की मात्रा क्या है? कम। इस अल्प पराशरी विलयन को हम कह सकते हैं शुद्ध जल। जो शुद्ध जल होता है उसमें विलय की मात्रा नहीं होती है, उसमें कोई अशुद्धियां नहीं होती है। अब देखिए, यदि आप अंगूर को शुद्ध जल में रखते हैं या किशमिश को शुद्ध जल में रखते हैं, देखिए यदि आप किशमिश को, ये हमने बात की किशमिश या अंगूर को कहाँ जल रख रहे हैं? आप शुद्ध जल में रख रहे हैं, तो जल कहाँ जाएगा आपका? तो जल क्या करेगा? किशमिश में या अंगूर में प्रवेश करेगा। अंतः परासरण हो रहा है, किशमिश या अंगूर में क्या होगा? आपका जल प्रवेश करेगा। ठीक है, जब किशमिश या अंगूर में जल प्रवेश करेगा तो किशमिश क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। आपका रिजल्ट क्या रहा इसका? एज ए रिजल्ट क्या मिला आपको? किशमिश या अंगूर क्या हो जाएगा? आपका फूल जाएगा। फूल जाएगा, इसको हम क्या बोल देते हैं? किशमिश कौन सी अवस्था में आ जाएगी? आपकी स्फीत अवस्था में। कौन सी अवस्था में आ जाएगी? स्फीत अवस्था में। और इस स्फीत अवस्था को हम क्या बोलते हैं? टर्गर अवस्था। क्या बोल देंगे इसे? टर्गर स्टेज में। ठीक है, क्लियर हुआ? यदि आप अल्प पराशरी विलयन में रखेंगे, किशमिश को शुद्ध पानी में रखेंगे तो पानी उसमें प्रवेश करने लगेगा, जल उसमें प्रवेश करने लगेगा और किशमिश क्या हो जाएगी? आपकी फूल जाएगी। कौन सी अवस्था में आ जाएगी? फूली अवस्था को हम क्या बोल देंगे? स्फीत अवस्था या टर्गर कंडीशन। क्लियर है? दूसरा, यदि आप किशमिश को आप अति पराशरी विलयन में रख रहे हैं, अति पराशरी का मतलब क्या है? विलय की मात्रा ज्यादा और विलायक की मात्रा यानी कि जल की मात्रा क्या हो गई यहाँ पे? कम। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं चाशनी, शुगर सिरप। चाशनी में क्या होता है? चीनी ज्यादा होती है, पानी कम होता है। पानी बहुत कम डालते हैं चाशनी बनाते समय हम। तो हमने क्या करा? किशमिश को क्या कर दिया? चाशनी में रख दिया। अंगूर को क्या करा? हमने चाशनी में रख दिया। इस कंडीशन में क्या होता है? बही परासरण। इस कंडीशन में क्या होगा? बही परासरण। और क्या होगा? किशमिश से पानी क्या निकलने लगेगा? आपके बाहर निकलने लगेगा। तो इसका रिजल्ट क्या रहा आपका? किशमिश का जो अंगूर है वो क्या हो जाएगा? आपका पिचक जाएगा। क्या हो जाएगा? वो पिचक जाएगा। और इस पिचक जाने को क्या बोलते हैं हम? इसे क्या बोल देते हैं? इस अवस्था को हम क्या बोल देते हैं? इस अवस्था को क्या बोलते हैं हम? स्लथ अवस्था। इंग्लिश में से बोलते हैं फ्लैसिड कंडीशन। क्लियर हो गया? तो आज हमने देखा परासरण के प्रकार। परासरण दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो जाएगा आपका अंतः परासरण, एक तो कौन सा हो गया आपका? अंतः परासरण एंडोस्मोसिस, और दूसरा क्या हो गया आपका? बही परासरण यानी कि एक्सोऑस्मोसिस। क्लियर है? अब हम देखेंगे परासरण के क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। तो परासरण के महत्व देखने के लिए देखिए, पहला महत्व तो क्या हो गया? आपको पता है जल का अवशोषण हो रहा है। ठीक है, जब रूट हेयर्स यानी कि मूल रोम, आपको पता है मूल में केवल मूल रोम ही एक कोशिका की संरचना है और ये एक कोशिका की संरचना क्या करती है? जल अवशोषण में क्या करती है? भाग लेती है। तो जो मूल रोम से जल का अवशोषण है, मूल रोम से जल का अवशोषण किसकी सहायता से होगा? परासरण की सहायता से। क्योंकि क्या है, देखो जो मूल रोम है जीवित कोशिका है, इसके पास अर्धपारगम में झिल्ली होगी अपनी। ठीक है, जैसे ही इससे प्रवेश करता है तो किसकी सहायता से होता है? आपके परासरण की सहायता से। क्लियर हो गया? दूसरा, किसी कोशिका को वृद्धि करनी है, कोशिका करनी है, वृद्धि करनी है। वृद्धि करने के लिए क्या आवश्यक है? जल आवश्यक है। ठीक है, और जल का अवशोषण कैसे हो रहा है? आपके परासरण से। यानी कि आपके पादप की वृद्धि के लिए भी क्या है? ये
आवश्यक है। ठीक है, अब आपके मूल रोम ने ले लिया जल, मूल रोम से जल पादप के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। पादप के विभिन्न अंग तक जल का स्थानांतरण। मूल रोम में जो जल पहुंचा, इस मूल रोम से जल प्राण के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच पाए, इसके लिए भी क्या आवश्यक है? परासन की क्रियाविधि आवश्यक है। क्लियर है? और साथ ही साथ यदि आपको कोशिका को स्फीत अवस्था में रखना है, यदि कोशिका को आपको स्फीत अवस्था में रखना है तो क्या हो जाएगा? आपको अंतः परासन आवश्यक है, यानी कि परासन की क्रियाविधि भी क्या है? आपकी आवश्यक है। तो क्या महत्व हो गया? मूल रोम से जल का अवशोषण हो गया, पादप की वृद्धि के लिए जल आवश्यक है, यानी कि परासन आवश्यक है, विभिन्न भागों तक जल का स्थानांतरण हो जाए तो क्या आवश्यक है? परासन की क्रियाविधि आवश्यक है। साथ ही साथ जो कोशिकाएं हैं पादप की, पत्तियों की जो कोशिकाएं हैं या तने की जो कोशिकाएं हैं, वो स्फीत अवस्था में यानी कि फूली अवस्था में या टर्जित कंडीशन में रहे, टर्गर कंडीशन में रहे, तो उसके लिए भी क्या आवश्यक है? परासन की क्रियाविधि आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही, आप इसे पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।